हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बीवी मेरे काबू में है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे शाम 4 बजे। अविनाश शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आए तो घर आने के बाद सबसे पहले हॉल में पैर पसार के ऐसे बैठ गए जैसे पहाड़ तोड़ दिया हो। मुग्धा उसकी पत्नी अदरक वाली चाय लेकर उनके पास आई और उनके पास रखी। अविनाश बोले, थोड़ा सा पकौड़े भी बना लेती। मुग्धा कुछ बोली नहीं। किचन जाकर प्याज के पकौड़े बनाकर उसके पास ले आई। मुग्धा जैसे किचन जाने के लिए पलटी, अविनाश ने उससे कहा, अपने घर के ऊपर में जो एक कमरा है ना, उसे कल साफ सुथरा कर देना। हमारे ऑफिस में एक नए स्टाफ आए हैं, थोड़े सीनियर हैं, उम्र दराज हैं। उन्हें यहाँ इस शहर में रहने को जगह नहीं मिल रहा है। जब तक उनको रहने का इंतजाम नहीं हो जाता 15-20 दिन या 1-2 सप्ताह यहीं रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। मुग्धा हाँ भी नहीं बोली, बस हाँ में सर हिलाकर वापस चली गई रात के खाने का इंतजाम करने। दूसरा दिन सुबह अविनाश को ऑफिस के लिए विदा करके सबसे पहले ऊपर के कमरे में गई। पूरा झाड़ पोंछ के साफ सुथरा करके बिस्तर में नया चादर बिछाकर कमरे को रहने के लिए तैयार कर दी। शाम के समय अविनाश ऑफिस के सीनियर मोस्ट सहकर्मी के साथ घर आए। अविनाश मुग्धा को बोला, यह हमारे सर हैं, अभी यहाँ नए नए शहर में आए हैं, ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, रहने का इंतज़ाम नहीं है। 5 दिन से होटल में ही थे। जब तक इनका रहने का इंतज़ाम नहीं होता तब तक यह हमारे साथ ही रहेंगे। उनके रहन सहन, इनके खाने पीने में कोई कमी ना रहे। मुग्धा फिर से सर हाँ में सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। अविनाश के सीनियर सर सुधांशु जी को बहुत अटपटा लगा कि अविनाश की पत्नी मुग्धा ने एक शब्द नहीं बोली, बस चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। हाथ जोड़कर नमस्ते की, सर झुकाकर हाथ हिलाकर अंदर आने का आग्रह की, हाथ में लाकर पानी दी, बहुत अच्छी टेस्टी चाय लाकर दी, साथ में पकौड़े दिए, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। यह व्यवहार उनके लिए थोड़ा अटपटा लगा। अविनाश तो इतना अच्छा है, इतना खुशमिजाज, इतना बोलने वाला, उसकी पत्नी इतनी चुप चुप, इतनी गुमसुम, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे बेमेल जोड़ी है। उन्हें पहली नज़र में देखकर यह रिश्ता बहुत बेमेल जोड़ी लगा, लेकिन 7-8 दिन जब दोनों पति पत्नी के साथ रहे, सुधांशु जी बखूबी समझ गए कि मुग्धा इतनी गुमसुम क्या है। वह शांत नहीं थी। मुग्धा गुमसुम थी, चुप हो गई थी, खुद से सिमट गई थी, जैसे खुद को कैद कर लिया हो। और इसका कारण भी वह समझ गए थे। इसका कारण था खुद अविनाश। अविनाश घर पर हर चीज़ पर अपना कंट्रोल रखना चाहता था। घर में यह सब्जी बनेगी, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, इसे बात नहीं करना है, यह सीरियल क्यों देखती हो, यह सीरियल घर फोड़ने वाला है, इसे नहीं देखो, इसको देखो, यह साड़ी मुझे पसंद नहीं है, ऐसी साड़ी मत पहनो, यह देखो कितना वल्गर ड्रेस है, ऐसे क्यों पहनना। घर में हर चीज़ उसकी पसंद की थी, और पत्नी भी अगर कुछ करे वह भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। सुधांशु जी सब कुछ देख रहे थे, परख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कहते तो कहते क्या। आखिर दोनों पति पत्नी का रिश्ता था और वह अविनाश के घर पर एक मेहमान बनकर रह रहे थे। उनके घर में दखलंदाजी करना अच्छी बात तो नहीं। एक दिन रविवार था, सुबह 8 बजे अविनाश ने नीचे से आवाज़ देकर सुधांशु जी को नीचे बुलाया। बोला, सर आज रविवार है, साथ में यहीं पेपर पढ़ते हैं, साथ में चाय पीते हैं। सुधांशु जी नीचे आए और अविनाश के साथ बैठ गए। सामने रखी टेबल थी। मुग्धा आई और उनके लिए चाय रख गई। 20-25 मिनट हुआ होगा। मुग्धा आकर बोली कि आप लोग को नाश्ता लगा दूँ क्या? अविनाश ने बोला, हाँ हाँ लगा दो, तुमको कुछ समझना चाहिए, इतना समय हो गया, नाश्ता लगाना तो पड़ता है ना। मुग्धा कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद साथ में नाश्ता लेकर आई और दोनों के लिए नाश्ता लगा दी। सुधांशु जी अविनाश दोनों नाश्ता करने लगे। सही में बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा खाना था। मुग्धा भले मुँह से कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन सुधांशु जी के स्वागत सत्कार में कभी कोई कमी नहीं रहने देती, हमेशा उनका ख्याल रखती थी। सुधांशु जी की बुजुर्ग आंखें, सालों का अनुभव और तजुर्बा उन्हें यह बखूबी बता दिया था कि मुग्धा दिल की साफ सुथरी और बहुत अच्छी लड़की है। वहीं अविनाश बहुत ही तानाशाह स्वभाव का लड़का है। नाश्ता खत्म होने के बाद मुग्धा लगभग 10 मिनट तक बाहर नहीं आई। इधर अविनाश और सुधांशु जी नाश्ता करके बैठ गए थे। मुग्धा जब बाहर आई तब अविनाश बोला कि जब नाश्ता करवा रही है तो हमारे सामने होना चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना देर से नाश्ता खत्म किए हो गया है और सामने में झूठी ताली पड़ी हुई है, अच्छा लगता है क्या, ले जाओ। मुग्धा सारे झूठे बर्तन और सब चीज़ें उठाकर वापस चली गई। सुधांशु जी अविनाश जी को बड़े गौर से देख रहे थे। अविनाश जब सुधांशु जी को अपनी तरफ से एकटक नज़रों से देखते हुए देखे तो बोले, कुछ गलत मत समझिए, बस मैं हर चीज़ अपने काबू में रखता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ढील देता तो पता है ना औरतों का दिमाग कहाँ होता है, बाहर में 4 औरतों की बात सुनती है और घर में कलेश करती है।
जब मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले मेरी 2-4 दोस्तों की शादी हो गई थी। उनके घर में उनकी पत्नियां बहुत खुले रहती थी। धीरे धीरे सर पर इतना चढ़ गई कि पति को पति नहीं समझने लगी। तभी मेरी शादी हो रही थी तो मैं खुद से एक वादा किया था कि मैं अपनी बीवी को कभी इतना सर पर नहीं चढ़ाऊँगा, हमेशा अपने काबू में रखूँगा। मैं उसे किसी चीज़ के लिए बंधन में रखा नहीं। वह बहुत फ्री है, बहुत आज़ाद है, लेकिन मेरी नज़र हर जगह रहती है। सुधांशु जी मुस्कुरा दिए, बोले कोई बात नहीं अविनाश, मुझे सब चीज़ देखकर अजूबा नहीं लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अविनाश तुम मेरे भूत हो। मैं भी अपनी जवानी के टाइम पर तुम्हारे ही जैसा था जैसे तुम आज हो, और तुम्हारा भविष्य मैं हूँ। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ एक दिन तुम भी होगे। पता है जब मेरी शादी मेरी पत्नी से हुई, मेरी पत्नी शादी से पहले उसका अपना नज़रिया, अपना सोच, सब कुछ उसका अपना था। लेकिन जब मेरे से शादी हुई मैं इतना बात बात पर किटकिट किटकिट करता कि धीरे धीरे वो खुद पर सिमटने लगा। हमारे समय में तो तलाक वाला बात भी सोचना बहुत बड़ा गुनाह था। समाज में मर्द कितना भी कुछ कर ले, औरत का जीना हराम कर दे, मारपीट करे, मार मार के उसके मरने तक की हालत में औरत को पहुंचा दे, लेकिन फिर भी अगर पत्नी ने तलाक ले लिया तो औरत ही गलत होती थी। और फिर औरत के माँ बाप के लिए यह गुनाह था कि उनकी ब्याही बेटी वापस लौट के उनके घर आए। मेरी पत्नी जो इतना अलग स्वभाव की थी, वह मेरे से शादी करके धीरे धीरे खुद में गुमसुम हो गई, चुप हो गई, और मैं हर बात पर इतराते रहा कि देखो मेरे हर बात पर कितना कमांड है, हर चीज़ मेरे मन मुताबिक होती है। मैं अपने में बहुत मगन रहा कि मेरे घर में मेरी चलती है, मेरी पत्नी मेरे काबू में है, वह कुछ बोलती नहीं है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी जब मेरा स्वभाव देखते तो उन्हें खुद की अपनी माँ के लिए उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वह कहते तो कहते क्या, करते तो करते क्या। दबी जबान में कभी कभी अपनी माँ को बोलते भी, लेकिन उनकी माँ उन्हें समझाती, तुम्हारे पिता हैं, अपने पिता के लिए कभी गलत मत समझो। मेरे बच्चों को कभी अपने पिता के लिए बागी नहीं बनने दिया, मेरे खिलाफ नहीं किया, मेरे खिलाफ कुछ गलत बोलने का अवसर नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चों के लिए भी उसकी माँ को कभी वैसी ज़िंदगी नहीं दी जैसे मेरे बच्चे चाहते थे। खैर बच्चे बड़े हुए, बचपन से लेकर जो उनके मन में मेरे लिए विचार बैठा था, मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाए। अपनी माँ से अपने पिता की शिकायत कर पाए या ना पाए, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं मेरे लिए वह प्यार, वह इज्जत नहीं थी। धीरे धीरे वह बड़े हुए और अपनी अपनी नौकरी में बस गए। हम पति पत्नी दोनों को छोड़कर सब अपने अपनी ज़िंदगी में चले गए। एक बार के लिए भी किसी के मन में यह नहीं था कि मेरे पिता मेरे साथ रहे। वह चाहते भी नहीं थे कि उनके पिता उनके साथ रहे। घर में रह गए मैं और मेरी पत्नी। मुझे तब तक समझ नहीं आया कि मेरे हाथ से क्या निकल चुका था। मेरी सबसे बड़ी कीमती दौलत मेरे बच्चे, वह हमसे दूर हो चुके थे, और मेरे से दूरी बनाने की वजह से वह अपनी माँ से भी दूर थे। माँ से प्रेम होने की वजह से वह बीच बीच में अपनी माँ के पास आते थे, लेकिन अपनी माँ के बाद वह अपने पिता से वैसा प्रेम नहीं रख पाए। वह मुझे मिलते हैं, साल में हम एक बार मिलते हैं, बातें होती है, लेकिन वैसा प्रेम का आभास मुझे नहीं होता जो मुझे महसूस कराए कि मैं उनके लिए कितना खास हूँ। शायद उनको भी मैंने एहसास नहीं कराया कि वह मेरे लिए कितने खास हैं। जब हमारे बच्चे हमसे अलग हो गए तो एक रात मैं और मेरी पत्नी सोए हुए थे। सुबह मैं अपने समय में सोकर उठा, मेरी पत्नी अभी तक सोई थी। हमेशा वह मुझसे पहले उठती थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है नींद लग गई होगी। मैं फ्रेश हुआ, कमरे का दरवाज़ा खोला, थोड़ा टहला, आधा घंटे से वापस आकर कमरे में आया तो पत्नी अभी तक सोई थी। मैंने उसे आदेश देते हुए कहा, क्या आज उठना नहीं है? चाय वाय नहीं बनाना है क्या? लेकिन वह फिर भी नहीं उठी। जब मैं उसे उठाने की कोशिश की तो वह इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे सामने मेरे बिस्तर में लेटी मेरी पत्नी की सांस टूट गई। मैंने देखा कि बिस्तर के बगल के मेज में पानी का आधा गिलास रखा था, कुछ पानी नीचे भी गिरा था, तकिया थोड़ा अस्त व्यस्त था। उसे देख लग रहा था कि वह रात को उठी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं था, पर उसने मुझे एक हाथ हिलाकर जगाया नहीं, मुझे आवाज़ नहीं दिया। मैं ज़िंदगी भर यही घमंड में रहा कि मैं अपनी पत्नी को, मेरे घर को, मेरे परिवार को अपने काबू में रखा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कभी मेरे काबू में नहीं थी, मैं उसके मन में कहीं नहीं था। अरविंद, मैं पूरी ज़िंदगी गलतफहमी में रह गया। मेरी पत्नी गुमसुम हो गई थी, चुप हो गई थी, पर वह मेरे काबू में नहीं थी। वह बस उदास हो गई थी, अपनी ज़िंदगी से रूठ गई थी, खुद से नाराज़ थी कि उसकी ज़िंदगी में शायद मैं क्यों आ गया। यही ख्याल में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। मरते दम तक भी उसने एक आखिरी सांस के लिए भी मेरे से शिकायत नहीं की। अगर तुम चाहते हो कि मेरा जैसा जीवन का आखिरी पल तुम अकेलेपन में ना गुजारो तो हर चीज़ काबू में करना, खासकर अपनी पत्नी को
काबू करने का शौक़ जो पाल रखे हो वह गलती मत करना। सुधांशु जी आगे बोले, अगर काबू ही करना चाहते हो तो अपनी पत्नी के मन में इतना प्रेम भरो कि वह तुम्हारी खुशी दुख दर्द से जुड़ जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। अविनाश को समझ आ गया था कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।